बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 का जो नाम है वो है एवोल्यूशन। सही है। चैप्टर नंबर 10 के बारे में हम एवोल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले। यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है एवोल्यूशन की। इस चैप्टर के अंदर हम वो चीज़ें पढ़ेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। सही है ना। बाकी चैप्टर में इतनी सारी चीज़ें वो आप लोगों ने 9 वगैरह में पढ़ी हुई है, तो जो चीज़ें थोड़ी इंपॉर्टेंट है या कुछ नहीं है वो हम पढ़ लेंगे। तो एवोल्यूशन की डेफिनेशन यहाँ पर आप लोगों के पास मेंशन की हुई है। ये जो डेफिनेशन है ये सबसे अच्छी है। देखो, ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, किसी चीज का वक्त के साथ साथ थोड़ा बहुत डेवलपमेंट होना, थोड़ा बहुत उसके अंदर चेंजेस आना, इसको हम क्या कहते हैं? इवोल्यूशन कहते हैं। सही है ना। एग्जाम्पल यहाँ दी हुई है, जैसे कि अर्थ की एवोल्यूशन भी है, एवोल्यूशन ऑफ मैन हुआ है। सही है ना। एवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स है, और इसी तरह आगे जब बहुत सारी चीजों की एवोल्यूशन वक्त के साथ साथ ऐसा ऐसा हुआ है। सही है। जो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन है ये किसको कहते हैं? ऑर्गेनिक मतलब लिविंग और प्लांट ऑर्गेनिज्म होंगे। जैसे कि यहाँ पर प्लांट्स की जो एवोल्यूशन होती है, एनिमल्स की होती है, जो दोनों की होती है, इनको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कहते हैं। ऑर्गेनिक क्या नाम है? ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बने होते हैं। चैप्टर नंबर 2 आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा हुआ, तो इसलिए इसको हम ऑर्गेनिक एवोल्यूशन भी कहते हैं। अगर यहाँ पर कुछ डेफिनेशन और है यहाँ पर हमारे पास, वो क्या नाम है, हाँ, डार्विन है। डार्विन ने इसको जो एवोल्यूशन की डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से दी, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। अच्छा, डिसेंट क्या होता है? डिसेंट का मतलब होता है, देखो ये पेरेंट है, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग का बनना, F1 जनरेशन का बनना, फिर इससे F2 जनरेशन का बनना, फिर इससे F3 जनरेशन का बनना। तो डार्विन ने कहा कि जो डिसेंट मतलब ये आपके पास क्या हो रहा है, इससे ये बन रहा है, इससे ये बन रहा है, इससे ये बन रहा है, तो इसको हम कहते हैं डिसेंट। डिसेंट से यानी ये जा रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं, बच्चे बन रहे हैं उससे। लेकिन हर एक के अंदर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन आएगी। थोड़ी मॉडिफिकेशन यहाँ आ जाएगी, थोड़ी यहाँ आ जाएगी, फिर वो पास ऑन होगी, यहाँ थोड़ी आ जाएगी, फिर वो पास ऑन होगी, फिर यहाँ आ जाएगी थोड़ी बहुत। तो इसी डार्विन ने इस तरह से इसको एवोल्यूशन को डिस्क्राइब किया था। बाकी जो जिमरमैन है उसने एवोल्यूशन को कुछ इस तरह से डिफाइन किया हुआ है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म एंड मोड ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन सच अ मैनर दैट द डिसेंडेंट्स डिफर फ्रॉम देयर एंसेस्टर। सही है। ये किसने दिया था? ये दिया था जिमरमैन ने। जिमरमैन के कहना है कि किसी चीज की फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आना, चेंजेस आना, और उसके मोड ऑफ एग्जिस्टेंस के अंदर, कि वो पहले किसी और मोड में एग्जिस्ट करता था, अब किसी और तरीके से वो एग्जिस्ट कर रहा है। किस तरह से चेंजेस आना? कि जो डिसेंडेंट है, जो मतलब बाद में आने वाले हैं, वो अपने इंसेस्टर से क्या हो? डिफर हो, क्या हो? अलग हो। तो ये एवोल्यूशन की कुछ डेफिनेशन है जो कि हमारे पास यहाँ दी हुई है। एक आपके पास डार्विन ने दी हुई है, एक आपके पास सिंपल डेफिनेशन है। सही है ना। जो पहले वाली लाइन पे ना, ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, ये पहली जो लाइन का डेफिनेशन है, ये सिंपल डेफिनेशन है यहाँ पर। सही है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपने डेफिनेशन बताया तो आप ये लिख देंगे। सही है। और इसके अंदर ये लिख देंगे कि भाई एवोल्यूशन ऑफ अर्थ है, मैन है, ये कुछ एग्जाम्पल, और ऑर्गेनिक एवोल्यूशन जो कि मतलब प्लांट्स और एनिमल्स को हम रिफर करते हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिक नाम दिया जाए, जैसे अगर कहे कि भाई डार्विन ने क्या कहा था, कि डार्विन के हिसाब से एवोल्यूशन क्या है, तो आप क्या कहेंगे? डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। सही है ना। ये डार्विन ने कहा था। और जिमरमैन ने क्या कहा था? कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉर्म और मोड ऑफ एग्जिस्टेंस ऑर्गेनिज्म के अंदर इस ऐसे मैनर में कि जो डिसेंडेंट हो वो अपने एंसेस्टर से क्या हो? अलग नजर आए। तो ये कुछ डेफिनेशन है जो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में लिखी हुई थी, तो ये बता दी मैंने, डेफिनेशन आ सकती है। सही है। फिर यहाँ कुछ थ्योरीज है एवोल्यूशन की। नंबर 1 है स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। सही है ना। अच्छा, यहाँ पर, हाँ, ये थ्योरी लिखी हुई यहाँ पर है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ये हमारे पास यहाँ लिखा है फादर सुरा। सही है ना। तो जो प्रेस्ट होते हैं ना, जो चैप्टर नंबर 10 एवोल्यूशन, ये रहा। जो क्या नाम है, चर्च वगैरह के अंदर जो उनके लोग होते हैं ना, जिसको फादर फादर कहते हैं, तो ये उस तरह का एक वो है जिसका हम स्वराज नाम था। इसने ये कहा था, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इसने थ्योरी दी थी, स्पेनिश प्रेस था, कि गॉड क्रिएटेड ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स, दैट इज ऑल लिविंग थिंग्स केम इनटू एग्जिस्टेंस इन देयर प्रेजेंट फॉर्म। देखें, इसने जो थ्योरी दी थी ना, वो है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। सही है। इसका कहना ये था कि जितनी भी चीजें, जितने भी एनिमल्स है, प्लांट्स है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ये अल्लाह ताला ने या खुदा ने ऐसे ही बनाए हैं जैसे वो अभी इस वक्त मौजूद है। मतलब जैसे प्लांट्स इस वक्त मौजूद है ना, यहाँ लिखा हुआ है, देखें, जैसे प्लांट इस वक्त मौजूद है, तो सॉरी, एनिमल जिस वक्त मौजूद है, तो ऐसे ही बनाए गए। मतलब इंसानों को ऐसे ही बनाया गया है, जानवरों को वैसे ही बनाया गया है, जितने भी चरिंदे परिंदे दरिंदे, इन सबको जो है जैसे फॉर्म में अभी मौजूद है, उसी फॉर्म में इनको बनाया गया है और इनको दुनिया में भेजा गया है। इसी तरह प्लांट्स के अंदर भी, चाहे जितने भी आप एग्जाम्पल ले लो, ब्रायोफाइट, ट्रेक्योफाइट, या उसके अंदर जितने भी फॉर्म है, ये जिस तरह अभी मौजूद है इसी फॉर्म में उन्होंने क्या किया हुआ है, इसको बनाया है, और ये जमीन के अंदर आए हुए हैं। सही है। क्योंकि देखो, हर स्पीशी यहाँ लिखा हुआ है, बिकॉज ईच स्पीशी इज फिक्स रहती है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता। इम्यूटेबल का मतलब यही है कि उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आता। और ये अपने ही काइंड, मतलब जिस तरह होता है ना, उसी काइंड को क्या करेगा, जनरेशन आफ्टर जनरेशन रिप्रोडक्शन के जरिए बढ़ाएंगे। एक प्लांट है,
ये जब रिप्रोडक्शन करेगा तो सेम उसी तरह का प्लांट बनाएगा, फिर ये रिप्रोडक्शन करेगा उसी तरह का प्लांट बनाएगा। या एनिमल है, मैन है, ये जब रिप्रोडक्शन करेगा तो इसी तरह का मतलब इससे चाइल्ड बनेगा, फिर वो दोबारा करेगा तो वही। तो ये जिस तरह की अभी मौजूद है ना, इसी तरह की क्या है, ये स्पेशल क्रिएशन थ्योरी कहलाती है। एक और साइंटिस्ट है हमारे पास, ये लिखा हुआ है देखो, दस नेवर चेंज इनटू डिफरेंट काइंड्स और डिफरेंट स्पीशीज, इसमें चेंजेस वगैरह नहीं आती। ये कार्लस लिनियस है, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा टैक्सोनॉमी वगैरह के बारे में। ये भी ये कहता था कि आल्सो बिलीव इन डिवाइन क्रिएशन एंड फिक्सिटी ऑफ स्पीशीज, ये भी इसी थ्योरी के ऊपर यकीन करता था कि भाई जो चीज जिस तरह मौजूद है इसी फॉर्म में इसको बनाया गया है, सही है, और इसकी जो स्पीशीज है वो फिक्स ही रहते हैं, चेंज नहीं होते हैं, सही है। ये जो लोग थे ना, ये 19 सेंचुरी के मिडिल तक, यानी कि 1850 या उसके आसपास के करीब इसी थ्योरी के ऊपर यकीन रखते थे, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। फिर आपके पास आई थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये जो थ्योरी है ना, ये डार्विन ने दी है। किसने दी है? डार्विन ने। अभी मैं आपको डार्विन की थ्योरी के ऊपर लेके चलूंगा ना, डार्विन की थ्योरी आज हम पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर है, ये रही डार्विन की थ्योरी, ये देखें, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ये किसने दी है? ये डार्विन ने दी है। कहाँ? यहाँ डार्विन, ये डार्विन की थ्योरी थी। और डार्विन ने ये कहा था, डार्विन की थ्योरी से 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर इस पॉइंट के हिसाब से हम बात कर लेते हैं जो कि यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, डार्विन ने ये कहा था कि देखो, कि जो ऑर्गेनिज्म जिस एनवायरनमेंट के अंदर फिट होगा, क्या होगा? फिट नहीं बल्कि फिटेस्ट होगा, सही है। एक एनवायरनमेंट चल रहा है, हार्श कंडीशन या जो भी है, लेकिन वो उस एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा फिट है, उसने अपने अंदर चेंजेस लेकर आई है, वो सॉरी, जो ऑर्गेनिज्म है उसने अपने अंदर चेंजेस लाया है वो ऑर्गेनिज्म, ताकि वो उस एनवायरनमेंट के हिसाब से क्या हो जाए? फिट हो जाए। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है जो कि उस एनवायरनमेंट के हिसाब से फिट है, ये क्या करेगा? ये रिप्रोडक्शन करेगा और क्या होगा? अपने ट्रेड्स वगैरह को, अपने कैरेक्टर्स वगैरह को पास करेगा, किसके अंदर? जनरेशन आफ्टर जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो ऑर्गेनिज्म है, एक हमारे पास ए है, एक हमारे पास बी है, सही है। अब ये इन्वायरमेंट चल रहा है इस वक्त, हार्श एनवायरमेंट चल रहा था, ये ए जो ना वो, अच्छा, ये हार्श इन्वायरमेंट चल रहा है, यहाँ पर हार्श इन्वायरमेंट है। ए ने जो ना अपने अंदर चेंजेस नहीं लाए, ए जो ना वो वैसी ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर उसने अपने एनवायरमेंट के हिसाब से कोई चेंजेस नहीं किए अपने अंदर। लेकिन जो बी था, उसको एनवायरमेंट का पता चल गया कि भाई हार्श एनवायरमेंट है, तो उसने क्या किया? अपने अंदर कोई ना कोई चेंजेस लेकर आ गया, और ये क्या हो गया? इस एनवायरमेंट के हिसाब से फिट हो गया। लेकिन जो ए है वो फिट नहीं हुआ, तो ए इस वक्त मर जाएगा, या ए की जो मजीद जनरेशन नहीं आएगी। लेकिन बी चूंकि फिटेस्ट था, तो बी क्या करेगा? अपने ऑर्गेनिज्म को आगे बढ़ाएगा। तो वो ऑर्गेनिज्म जो कि फिट होगा उस एनवायरमेंट के हिसाब से, वो सर्वाइव करेगा और रिप्रोडक्शन को करेगा। और जो दूसरा होगा जो कि क्या नाम है, सर्वाइव नहीं कर सकेगा, फिट नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये थ्योरी है नेचुरल सिलेक्शन की। नेचर क्या करता है? सेलेक्ट करता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो कि फिटेस्ट होता है। क्लियर है? आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, ये देखिए लास्ट लाइन में लिखा है, सो लाइफ इज कंसीडर टू हैव ग्रोन रादर देन टू कम इनटू एक्जिस्टेंस सडनली। तो इससे ये पता चल गया कि भाई स्मॉल चेंजेस आती रही है ना, आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आती रहेगी, लेकिन स्मॉल मतलब एक ऑर्गेनिज्म है, जब उसने अपने ऑफस्प्रिंग बनाया तो उसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस आई, फिर दूसरे ने बनाया उसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस आई। तो ये वक्त के साथ साथ जो है थोड़ी बहुत चेंजेस आई है, और अभी हमारे पास मौजूद है जो चीजें ऑर्गेनिज्म मौजूद है। ऐसा नहीं कि एकदम से जो है सब चीजें बनी है। आप एग्जाम्पल ले लो, कंप्यूटर से आप लोग एग्जाम्पल ले लो। आप लोगों ने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि पहले कंप्यूटर जो है ना बहुत बड़ा हुआ करता था। फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर थे वो बहुत बड़े हुआ करते थे। फिर वक्त के साथ साथ उसके अंदर क्या है? चेंजेस आती रहे, चेंजेस आती रहे, चेंजेस आती रहे। आज आपके पास सामने एक छोटा सा मोबाइल पड़ा हुआ है, आप लोगों ने हाथ में रखा हुआ है, उसके अंदर नेट भी चल रहा है, उसके अंदर दुनिया भर की चीजें चल रही होती है, उसमें आप लोग घर बैठे बैठे क्लास ले रहे हैं। आप सामने ये ना, आपको स्क्रीन नजर आ रही है, आपकी बुक आपको सामने नजर आ रही है। तो ये एकदम से ये नहीं आया, जो आपके पास मोबाइल मौजूद है ना, ये एकदम से नहीं आया। लेकिन आपको पता है कि भाई वक्त के साथ साथ, पहले कमरे की तरह आप लोगों ने सुना होगा, कमरे जितना कंप्यूटर था, फिर और उसके अंदर क्या होता था? सिर्फ प्लस और माइनस। फिर एक कंप्यूटर आया, उसमें मल्टीप्लाई डिवाइड होने लगा, बड़े खुश थे लोग। फिर एक और आया, उसके अंदर चार चीजें होने लगी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो और लोग खुश हो गए कि भाई चलो एक ही चीज वो एक ही जगह पर चारों चीजें करने को मिली। फिर वक्त के साथ साथ चेंजेस आती गई, आती गई, आती गई, आती गई। आज आप लोग के पास कंप्यूटर मौजूद है, इतना छोटा सा कंप्यूटर होता है। वो कंप्यूटर को छोड़ दो, फिर आप मोबाइल की पर आ जाओ, मोबाइल को भी छोड़ दो, अब आप आ जाओ आपके वॉचेस के ऊपर, वॉचेस के अंदर पूरा कंप्यूटर मौजूद है। अभी थोड़ा और आगे चलोगे, 2-3 महीने बाद, 2-3 नहीं सॉरी, 10-15 साल के बाद, तो आपके बल्कि अभी भी मौजूद है। आप लोगों ने देखे होंगे कि वो ग्लासेस के अंदर जो है ना पूरे के पूरे कंप्यूटर मौजूद है। अभी तो 3D का वक्त आने वाला है, अभी जो है ना वो कुछ बहुत सारी चेंजेस आने वाली है वक्त के साथ साथ। तो ये वक्त के साथ साथ चेंजेस आती है, तो ये वो नेचुरल सिलेक्शन के बारे में कहते हैं, सही है। अच्छा जनाब, अब आ गए नेचर ऑफ अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म के, जो अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म थे वो किस तरह से बने, देखें। तो ये हमारे पास कह रहे कि जो लाइफ है ना वो शुरू हुई है
वाटर के अंदर, डीप वाटर के अंदर, सही है ना। ये सूरह अल नूर की आयत है, ये हम लोगों ने कल ही पढ़ी, आयत नंबर 45 है। और इसमें लिखा हुआ है कि हॉट स्प्रिंग मतलब जो गर्म चश्मे होते हैं उसको हम कहते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट्स, इसी के अंदर क्या हुआ है, लाइफ जो है वो इमर्ज हुई है। तो ये इसके अंदर कुछ लिखा है कि अल्लाह, देखो ये पहला जो पॉइंट है ना, इसी को समझने की कोशिश करना है। देखो, अल्लाह हैज क्रिएटेड एवरी एनिमल ऑफ वाटर, बस ये इतना काफी है कि अल्लाह ने हर ऑर्गेनिज्म को किससे बनाया हुआ है, पानी से बनाया हुआ है। और इसमें कुछ ऐसे होते हैं जो कि अपने पेट के बल चलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि दो पैर के साथ चलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि चार पैरों से चलते हैं। और अल्लाह जो चाहता है वो मतलब क्रिएट करता है। और अल्लाह जो है ना हर चीज पर कादिर है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, सही है। तो ये वो पॉइंट है। तो इसमें लिखा हुआ है पहला पॉइंट कि अल्लाह ने हर चीज को पानी से बनाया है, सही है ना। तो ये चीज है। तो ये नेचर ऑफ अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म में यही की बात की जा रही है कि जो पहले पानी थे ना, गर्म जो चश्मे हुआ करते थे, उसी के अंदर कुछ क्या नाम है अपना, समझ लो कि कैटाबॉलिक प्रोसेस होने लगे या कुछ प्रोसेस होने लगे, उसके नतीजे में एनर्जी बनने लगी, एनर्जी के नतीजे में कुछ कंपाउंड जो है ना वो आपस में कंपाउंड होने लगे, कार्बन हाइड्रोजन वगैरह, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में जो पढ़ा है ये पूरा इसके अंदर लिखा हुआ है, सही है ना। आप इसको पूरा का पढ़ना, मैं आपको सिर्फ इसका ओवरव्यू देता हूँ, ये पूरा इसके अंदर लिखा हुआ है, सही है। तो हुआ यूं कि कुछ आपके पास एनर्जी बनने लगी, एनर्जी के नतीजे में लिखा हुआ है, ये एनर्जी बनने लगी, उस एनर्जी के नतीजे में कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ केमिकल या कंपाउंड जो ना वो आपस में कंबाइन होने लगे, तो उनसे एक बड़ा मॉलिक्यूल बन गया, फिर वो मजीद कंबाइन हो गया तो उनसे और बड़ा मॉलिक्यूल बन गया। तो इस तरह इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन गए, सल्फर, ये लिखा हुआ देखें, इनसे कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड वगैरह बन गए जैसे कि सल्फर वगैरह, आयरन वगैरह। और ये फिर मजीद जो ना इनके अंदर रिएक्शन होने लगे, तो फिर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म बन गए जो कि बैक्टीरिया हम कहते हैं ना। किससे बन गए, देखो ये जो हमें पता है कि एटम थे, एटम जिन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एलिमेंट बनाते हैं, एलिमेंट आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, सही है ना। और मॉलिक्यूल्स में सिंपल भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, कंपाउंड भी होते हैं। फिर ये जो मॉलिक्यूल्स है जब ये आपस में मिलने लगे तो उनसे बन गए मैक्रोमोलिक्यूल्स। कौन से मॉलिक्यूल बन गए, मैक्रोमोलिक्यूल्स बन गए। मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर आप लोगों ने 4 मॉलिक्यूल्स पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर के अंदर, जिसके अंदर आपके पास प्रोटीन आ जाता है, इसके अंदर आपके पास न्यूक्लिक एसिड आ जाता है, न्यूक्लियोटाइड्स आ जाते हैं, सही है ना, न्यूक्लिक एसिड। फिर आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, फिर आपके पास फैट्स आ जाते हैं। तो ये 4 हैं। अब प्रोटीन किससे बने हुए, अमीनो एसिड से बने हुए, ये न्यूक्लियोटाइड से बने हुए, ये जो है ना वो न्यूक्लियोटाइड से बने हुए, ये जो है ना वो ग्लूकोज वगैरह से बने हुए, मोनोसेक्राइड से, और ये फैटी एसिड्स हैं ग्लाइसरॉल से बने हुए। तो अब आहिस्ता आहिस्ता मॉलिक्यूल जो है ना आपस में कंबाइन होने लगे, उन्होंने अमीनो एसिड बना दिए, वो अमीनो एसिड आपस में कंबाइन होते होते उन्होंने प्रोटीन बना दी। तो इस तरह एक आरएनए का मॉलिक्यूल बन गया या डीएनए का मॉलिक्यूल बन गया, इस तरह से। फिर आहिस्ते आहिस्ते इनके अराउंड जो है ना वो मेम्ब्रेन आने लगी, इसके अंदर भी मेम्ब्रेन आने लगे, तो एक ऑर्गेनिज्म बन गया। फिर इसके अंदर मजीद थोड़ी बहुत चेंजेस आने लगी, तो वो क्या बन गए, बैक्टीरिया वगैरह बन गए, जिसको हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स, क्या कहते हैं। तो इस तरह प्रोकैरियोट जो है ना वो बनना स्टार्ट हो गया। फिर प्रोकैरियोट्स से बन गए अलग अलग किस्म के प्रोकैरियोट्स। फिर कुछ प्रोकैरियोट्स ऐसे थे, शुरू के प्रोकैरियोट्स थे ना वो हेटेरोट्रॉपिक थे। कौन से थे वो, हेटेरोट्रॉप्स थे, मतलब वो जो कंपाउंड्स आप आगे पीछे मौजूद थे उन्हीं को इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्शन वगैरह करवा देते हैं। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ वो चीजें कम होने लगी, तो फिर प्रोकैरियोट्स ने क्या किया, खुद को चेंज किया। किसके अंदर चेंज किया, उन्होंने खुद को ऑटोट्रॉप बना दिया। तो फिर कुछ बैक्टीरिया जो आपने चैप्टर नंबर 6 के अंदर पढ़ा है फर्स्ट ईयर के अंदर, कुछ बैक्टीरिया थे, उन्होंने ऑटोट्रॉपिक बना दिया खुद को। कुछ जो है ना वो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बन गए, कुछ जो है ना वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बन गए। मतलब कुछ वो लाइट का इस्तेमाल करते थे, कुछ जो है ना वो केमिकल का इस्तेमाल करते थे और अपने लिए फूड वगैरह का बंदोबस्त करते थे, बनाते थे। फिर हमारे पास वक्त साथ होते होते प्रोकैरियोट से कौन से ऑर्गेनिज्म बनने लगे, यूकैरियोटिक बनने लगे। अब यूकैरियोटिक किस तरह बन गए, फॉर एग्जांपल सबसे पहले बना, अच्छा यूकैरियोट्स के अंदर आपको पता है कुछ जैसे ये सेल है ना, ये प्रोकैरियोट का सेल है, इसके अंदर ये डीएनए वगैरह है। तो इसके अंदर अंदर से जाना इस तरह से फोल्डिंग आना स्टार्ट हो गया, इस तरह से ये फोल्ड आना स्टार्ट हो गया, इधर भी इस तरह से एक फोल्ड आना स्टार्ट हो गया, इधर भी एक दस तरह से फोल्ड आना स्टार्ट हो गया। फिर ये फोल्ड जो है ना यहाँ से अलग हो गए, ये सारे फोल्ड मेम्ब्रेन से अलग हो गए, यहाँ से अलग हो गए, यहाँ से अलग हो गए, ये अलग हो गए। तो इसने आके यहाँ पर इसके अराउंड ये जो ब्लैक वो है, इसके अराउंड इस तरह से एक मेम्ब्रेन बना दी। तो ये क्या बन गया, एक प्रॉपर न्यूक्लियस बन गया। क्या बन गया, एक प्रॉपर न्यूक्लियस बन गया। तो इस तरह से यूकैरियोट बनने लगे, सही है। लेकिन फिर हमारे पास कुछ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स आते हैं, तो उसके अंदर ये बताया गया कि कुछ अमीबा है, जैसे फॉर एग्जांपल एक अमीबा था। अब अमीबा ने एक ऐसा ऑर्गेनिज्म खाया, एक ऐसा बैक्टीरिया खाया जो कि एरोबिक बैक्टीरिया था। कौन सा बैक्टीरिया था, एरोबिक बैक्टीरिया था, एरोबिक बैक्टीरिया। अब एरोबिक बैक्टीरिया के अंदर कुछ एंजाइम वगैरह थे, कुछ केमिकल थे, उसके बाद अपना डीएनए वगैरह था। तो इस जो आपके पास अमीबा है, इस अमीबा ने इस एरोबिक बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लिया। क्या कर लिया, इनगल्फ कर दिया। तो ये इनगल्फ होकर अंदर आ गया और उसके बाद अपना डीएनए भी है, उसके पास एंजाइम भी है जो कि एरोबिक रिस्पायरेशन में काम आते हैं। मतलब जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 11 के अंदर पढ़ा है ना, एरोबिक रिस्पायरेशन, क्या नाम है अपना, लाइट डिपेंडेंट और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जो आप लोगों ने पढ़े हुए, सॉरी वो तो फोटोसिंथेसिस वाले हैं, उससे आगे जो आप लोगों ने पढ़े हुए, सही है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वगैरह।
तो वो जो है ना उसके लिए हमें कुछ एंजाइम वगैरह चाहिए होता है, आपको पता है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया बना था ना, माइटोकॉन्ड्रिया वो इस तरह से बना था। तो बेसिकली ये कहा गया है उसी पैराग्राफ के अंदर कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना वो एक एरोबिक बैक्टीरिया था, जो कि इस अमीबा ने पहले एंगल्फ कर दिया, लेकिन फिर उसको खत्म करने के बजाय अपने अंदर सिम्बियोसिस कर लिया, म्यूचुअलिज्म कर ली, दोनों ने आपस में मिलकर कोऑर्डिनेशन कर ली। सही है, तो इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया बन गया। इसी तरह कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे, जब उनको उन्होंने खाया तो उसमें से क्या निकला, उसमें से क्लोरोफिल निकला। लेकिन फिर भी इस अमीबा ने इस क्या नाम है बैक्टीरिया को खाया नहीं, खत्म नहीं किया, बल्कि उसका जो क्या नाम है एंजाइम्स थे, उसमें जो प्रोटीन्स वगैरह थे उसका इस्तेमाल किया, और इस तरह से उसके अंदर क्लोरोफिल वगैरह बन गया, क्लोरोप्लास्ट बन गया। तो इस तरह से ये एवोल्यूशन हुई है वक्त के साथ साथ। ये पूरा का पूरा इस पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है, आप पूरा का पूरा पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। ये देखें, सेल मेम्ब्रेन के फोल्डेड आने लगे, जिससे जना आपके पास जेनेटिक मटेरियल है वो एक न्यूक्लियस वगैरह के अंदर आ गया। सही है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स बनना स्टार्ट हो गए। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है देखें, कुछ कॉम्प्लेक्सिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई, और लाइफ फॉर्म जो है ना वो जमीन के अंदर मजीद बेहतर होते गए। तो ये पूरे एक मतलब आप पढ़ लेना, आपको ये पूरे बात समझ में आ जाएगी जो मैंने आप लोग को अभी बताई। सही है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब फिर वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आपस में कंबाइन होते गए, तो उससे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बन गया और मल्टीसेलुलर फॉर्म बनना स्टार्ट हो गया। सही है। अच्छा, फिर आपके पास आते हैं थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ। और ये जो मैंने बात की ना मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो आपको ये पता है कि भाई बैक्टीरिया वगैरह थे, फिर वो आपस में कंबाइन होकर कॉलोनी वगैरह बनाना स्टार्ट हो गए। फिर वो सेल जो थे उनको आपस में कंबाइन होने लगे तो टिश्यू बनना स्टार्ट हो गया। आप लोगों ने स्पंजेस की एग्जांपल पढ़ी होगी चैप्टर नंबर 10 के अंदर। सही है। फिर आप लोगों ने सेलेंटेड की एग्जांपल पढ़ी होगी निडेरिया वगैरह की। तो इस तरह फिर वो टिश्यू से ऑर्गेनल, फिर ऑर्गेन, फिर ऑर्गेन सिस्टम, इस तरह चलते चलते ऑर्गेनिज्म पूरे के पूरे डेवलप हो गए मल्टीसेलुलर। आगे बढ़ते हैं, फिर आपके पास यहाँ पर है थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। इसके अंदर यही वाली ऑर्गेनिक एवोल्यूशन है कि किस तरह से जना ऑर्गेनिज्म ने इवॉल्व किया। तो इसके अंदर ये जो थ्योरी है ये इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग में आ सकती है। मैंने आपको कल भी बताया था, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये किसने दी थी? लेमार्क ने दी थी। इसको लेमार्किज्म भी कहते हैं। ये एक फ्रेंच जोलॉजिस्ट था, और क्या नाम है, इसने पहले पहले जना एवोल्यूशन की थ्योरी दी थी, और ये डार्विन की पीरियड से पहले का था। सही है ना, जब डार्विन की पीरियड आया उससे पहले ये लेमार्क की पीरियड चल रहा था, और ये लेमार्क ने इसकी बुक भी थी फिलोसफी जोलॉजी, जोलॉजी 1809 में। इसके अंदर इसने ये ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की थ्योरी के बारे में मजीद कहा था। और इसकी जो थ्योरी है उसका जो प्रिंसिपल है वो किसकी बेसिस के ऊपर है? एमसीक्यूज में आ सकता है, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गेन्स। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गेन्स के स्पेसिफिक ऑर्गेन्स का इस्तेमाल करना या उसका इस्तेमाल रोक देना। सही है। फिर आपके पास ये लेमार्किज्म भी कहलाती है, लेमार्क थ्योरी भी कहलाती है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर की थ्योरी। ये दो तीन किस्म के नाम है इसके। अब इसमें 3 पॉइंट है, इफेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेन्स एंड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। आप लोगों ने सुनना है, बहुत आसान है। इफेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट, लेमार्क ने कहा कि जो एवोल्यूशन हुआ है वो किस तरह से हुआ है कि भाई एक स्पेसिफिक स्पीशी मौजूद थी किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर, और उस टाइम पीरियड के अंदर एनवायरनमेंट के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आए। उस कुछ ना कुछ चेंजेस की वजह से ये इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट हो गया। उस कुछ ना कुछ जो चेंजेस आई है उसने जो ऑर्गेनिज्म था उसके ऊपर इफेक्ट डालना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? इफेक्ट डालना शुरू कर दिया। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जो कि लेमार्क ने दिया था, इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। देखें, लेमार्क बिलीव दैट एवोल्यूशन ऑफ न्यू टाइप्स टेक्स प्लेस ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट की वजह से क्या हुआ? न्यू टाइप बनना स्टार्ट हो गए। कुछ एनिमल्स अंडर चेंज कंडीशन एनवायरनमेंट कैम अक्रॉस न्यू नीड्स such as acquired new characters, new organs to better meet with situation of food habit, physiology और shelter seeking। जब एनवायरनमेंट चेंज हो गया ना, तो अभी जैसे आप लोग ये एक जिराफ की एग्जांपल पढ़ेंगे तो आपको बता दूंगा, तो इनको जो है ना कुछ नए ऑर्गन्स की जरूरत पड़ने लगी, या कुछ ऑर्गन्स का इस्तेमाल कम करके कुछ और ऑर्गन्स का इस्तेमाल बढ़ाना था उनको, ताकि वो जो चेंज आया है एनवायरनमेंट के अंदर, फूड के अंदर चेंज आया या उसकी बॉडी के अंदर जो चेंजेस लानी है, कुछ शेल्टर वगैरह नहीं मिल रहा, तो ये क्या हो रहा है? एनवायरनमेंट उसके ऊपर इफेक्ट पैदा कर रहा है। तो उस इफेक्ट की वजह से ऑर्गेनिज्म ने क्या किया? कुछ चीजों का इस्तेमाल बढ़ा दिया, यूज करना स्टार्ट कर दिया ऑर्गेनिज्म का, और कुछ यहाँ पर ऑफ आएगा, ये और नहीं है। सही है ना। और कुछ चीजों का इस्तेमाल क्या कर दिया? वो खत्म कर दिया, डिसयूज कर दिया। सही है। तो इससे क्या होगा कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो कि कुछ चीजों का इस्तेमाल करना बढ़ा दिया, तो वो चीज उसके अंदर क्या हो गई? बेहतर होती गई। उस चीज का इस्तेमाल उसके अंदर क्या हो गया? बेहतर होता गया, बेहतर होता गया। और जिस चीज का इस्तेमाल उसने कम कर दिया, तो वक्त के साथ साथ उस चीज का, वो जो चीज का जो ऑर्गेन था वो क्या हो गया? आहिस्ता आहिस्ता लूज होता गया, लूज होता गया। और फिर एक ऐसी स्पीशी है जिसके अंदर वो ऑर्गेन था ही नहीं, और एक और स्पीशी ऐसी है जिसके अंदर वो जो ऑर्गेन का इस्तेमाल उसने बढ़ा दिया था, वो ऑर्गेन उसके अंदर डेवलप होना स्टार्ट हो गया, और बेहतर तरीके से डेवलप होना स्टार्ट हो गया। फिर ये रहा इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। यही है कि फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म था, उसने इस्तेमाल करना बढ़ा दी एक ऑर्गेनिज्म, एक चीज का। फॉर एग्जांपल ये ऑर्गेनिज्म नंबर ए है, इसने एक चीज का इस्तेमाल करना बढ़ा दिया, तो
इनहेरिटेंस क्या कहते हैं कि भाई ये अपने ऑफस्प्रिंग के अंदर, ये बी इसका ऑफस्प्रिंग है। और एक्वायर्ड करेक्टर कौन से थे, मतलब ऐसे करेक्टर जो कि इसने एनवायरनमेंट की वजह से लिए है। ये एनवायरनमेंट के अंदर चेंज आया है, एनवायरनमेंट के जैसे चेंज आया है जो कि उस एनवायरनमेंट ने इसके ऊपर इफेक्ट डाला, तो उस ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, कुछ करेक्टर को एक्वायर्ड कर दिया, मतलब उसके अंदर कुछ अपने अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस लेकर आ गया उस एनवायरनमेंट की वजह से। तो फिर तीसरा पॉइंट ये था कि उसने उस एक्वायर्ड करेक्टर को, मतलब जो करेक्टर्स उसने एक्वायर्ड किए, जो करेक्टर उसने अपने अंदर चेंजेस लेकर आए हैं, उसने उनको इनहेरिट करना शुरू कर दिया। इनहेरिट का मतलब क्या है कि अपने ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। फिर इसने कुछ चेंजेस ली होगी, फिर उसने एक और ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। तो दिस इज नोन एज इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर। तो ये 3 पॉइंट है जो कि डार्विन लामार्क ने दी है कि भाई जो एवोल्यूशन है वो इस तरह से आया हुआ है। अब इसने कुछ एग्जाम्पल भी दी हुई यहाँ पर, एवोल्यूशन ऑफ जिराफ और एवोल्यूशन ऑफ स्नेक। ये आप लोगों को दोनों एग्जाम्पल याद होंगी, एक एवोल्यूशन ऑफ स्नेक, ये पूरा लॉन्ग सवाल आता है, सही है ना। एवोल्यूशन ऑफ जिराफ में क्या था कि पहले जो जिराफ हुआ करते थे उनके क्या नाम है, पैर भी छोटे छोटे हुआ करते थे और गर्दन भी उनकी छोटी हुआ करती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ जो है ना, जो जमीन के ऊपर मतलब इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट हुआ, तो जमीन के ऊपर जितनी घास वगैरह थी वो ऐसे ऐसा खत्म होने लगी। तो इसने अपनी गर्दन जो है थोड़ा सा स्क्रैच करना शुरू कर दिया, पत्ते वगैरह खाने लगे। लेकिन वक्त के साथ साथ जो नीचे वाले पत्ते थे प्लांट्स के वो भी खत्म होने लगे, तो उन्होंने मजीद जो है ना अपनी गर्दन को स्क्रैच करना शुरू कर दिया, अपने टांगे जो है ना वो लंबी करने स्टार्ट कर दिया। फिर वक्त के साथ साथ जो है ना वो नीचे वाले मजीद भी खत्म हो गए, फिर जो है इसको और ऊपर जाना पड़ा था। तो इस वजह से अभी जो आपके पास जिराफ मौजूद है उसकी बहुत लंबी गर्दन है, क्योंकि उसने अपनी गर्दन का इस्तेमाल क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया था, और अपने पैरों को भी ऊपर ऊपर करता था। तो इस वजह से आपके पास जो अभी फोर लेम वगैरह मिल रहे हैं या ऑर्गेनिज्म की जो नेक मिल रही है वो बहुत ज्यादा एलोंगेटेड मिल रहे हैं। सही है, ये हो गया एवोल्यूशन। सेकंड जो एग्जांपल है वो है स्नेक की। अब ये कहता है कि भाई पहले जो स्नेक थे उनके पास पैर हुआ करते थे, उनके लिम्स हुआ करते थे, सही है ना, उनके लिम्स हुआ करते थे। क्योंकि लेजर्ड वगैरह जो है ना ये मतलब और जो लेजर्ड और स्नेक की जो इंसेस्टर थे वो सेम हुआ करते थे। तो लेकिन क्या होता था, तो लेकिन कुछ मेमल्स वगैरह जो है ना वो इसके ऊपर क्या करते थे, अटैक करते थे, या मतलब कोई बर्ड वगैरह आ गया वो उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं स्नेक के ऊपर, तो स्नेक को छुपना था। तो स्नेक ने छुपने के लिए अपने क्रीपिंग शुरू कर दी, मतलब अपने पैरों का इस्तेमाल खत्म कर दिया, और पेट के बल जो है ना वो रेंगते हुए फिशर्स, नैरो फिशर्स और होल्स के अंदर जाके छुपने लगा, मतलब पत्थरों के नीचे वगैरह जो है ना जाके कहीं छुपने लगा। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि वक्त के साथ साथ उसका जो इस्तेमाल था पैरों का वो खत्म होने लग गया। और फिर इसने ये करैक्टर क्या कर दिया अपने आने वाले नस्ल के अंदर, इसको क्या नाम है, क्या कहेंगे हम, ट्रांसफर करना शुरू कर दिया, सही है ना। तो इससे क्या हुआ कि आने वाले जितने ऑर्गेनिज्म थे उनके अंदर फिर पैर जो है ना, स्नेक के अभी आपको पता है पैर नहीं होते, तो ये सारा। इसके अलावा कुछ और भी एग्जांपल थी, एवोल्यूशन ऑफ कीवी है, एवोल्यूशन ऑफ फुट ऑफ मॉडर्न हॉर्स है, एवोल्यूशन ऑफ वेब्ड फुट फीट ऑफ डक है, एवोल्यूशन ऑफ लॉस ऑफ वेल है। ये सारे कुछ एवोल्यूशन है, और ये भी इसी तरह की कुछ थ्योरीज वगैरह होंगी उसके हिसाब से। फिर कुछ ऑब्जेक्शन आए हमारे लेमार्क के ऊपर कि भाई अच्छा, लेमार्क के ऊपर जो ऑब्जेक्शन थे उसमें जो पहला और दूसरा पॉइंट है ये सही है कि भाई एनवायरनमेंट का इफेक्ट आता है, बिल्कुल आता है, अभी भी आपको पता है एनवायरनमेंट का इफेक्ट आ रहा है, और उसकी वजह से हम किसी चीज का इस्तेमाल बढ़ा भी सकते हैं और किसी चीज का इस्तेमाल, किसी ऑर्गेन का इस्तेमाल कम भी कर सकते हैं। लेकिन जो थर्ड पॉइंट है जिसने इसने कहा था कि भाई वो जो एक्वायर्ड करेक्टर है ये क्या करता है, इनहेरिट करता है, क्या करता है, अपने ऑफस्प्रिंग के अंदर उसको ट्रांसफर करता है। ये पॉइंट इसका गलत था, ये जो थर्ड पॉइंट है ये इसका बहुत ज्यादा गलत था, तो उसकी वजह से उसके ऊपर बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन आई। ये 4 ऑब्जेक्शन है इसके ऊपर। नंबर 1 है म्यूटिलेशन। म्यूटिलेशन का मतलब है फॉर एग्जांपल किसी बंदे को एक्सीडेंट हुआ या कोई डिजीज कंडीशन है जिसकी वजह से उसका कोई पार्ट ऑफ द बॉडी या ना वो लॉस हो गया, मतलब किसी का फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखे होंगे किसी मशीन वगैरह के अंदर काम करते तो अक्सर किसी की उंगली चली जाती है, किसी का हाथ चला जाता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई अब उसका जो बच्चा पैदा होगा उसके अंदर भी जो ना वो उंगली नहीं होगी या वो हाथ नहीं होगा, या फॉर एग्जाम्पल किसी ने किडनी ट्रांसप्लांटेशन की है या किसी ने कुछ और किया हुआ है, कुछ भी प्रॉब्लम है और वो उसका जब बच्चा पैदा हुआ तो उसके अंदर भी वो चेंजेस आएंगे, नहीं भाई। तो इसका ये पॉइंट बिल्कुल भी रद्द किया जाता है, ये पहला पॉइंट। दूसरा ये देखिए, बोरिंग ऑफ होल्स और एयर्स जो होते हैं, जो कान और नाक के अंदर जो क्या नाम है होल्स क्रिएट करते हैं, ये भी जो है ना बच्चों के अंदर ये नहीं बढ़ता। ये जो है ना फॉर एग्जांपल जितने भी अगर फीमेल अगर वो कान या नाक के अंदर अपने होल्स क्रिएट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आने वाली नस्लों के अंदर भी, वरना ये जो होल्स हैं ये कब से क्रिएट करना स्टार्ट किया, पता नहीं कितने 100 साल हो गए ये एयर और नोज के अंदर वो चेंजेस, वो क्या नाम है होल्स क्रिएट करे, लेकिन अभी तक अगर कोई बच्चे पैदा होते हैं तो उसके अंदर वो होल्स पहले से नहीं होते। इसके अलावा ह्यूमन फैमिलीज के अंदर जो सर्कमसिशन होता है जिसको हम खतना कहते हैं, वो भी कब से हो रहा है, पता नहीं कितने साल से हो रहा है। जो फोर स्किन होती है उसको कट किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी जो आने वाले जो नस्ल है, जो आने वाले ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो ना खतना वो बचपन से ही हुआ होता है या पैदा होने से पहले ही हुआ होता है, नहीं ऐसा नहीं होता, सही है ना, वो करवाना पड़ता है। तो अच्छा ये 3 पॉइंट हो गए, लेकिन उससे पहले जो उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट था
जो कि विजमैन की थ्योरी नहीं था, ये विजमैन ने अपनी थ्योरी पेश की थी जिसका नाम है जर्मिनल कंटिन्यूटी थ्योरी। अच्छा, यहाँ पर एमसीक्यूज बता दूं आप लोगों को। एमसीक्यूज इस तरह से आएगा कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की थ्योरी किसने दी थी, तो आपने कहना है लेमार्क ने। जर्मिनल कंटिन्यूटी थ्योरी किसने दी थी, तो आपने करना है विजमैन। इसके अलावा दो साइंटिस्ट और आएंगे, एक का नाम डार्विन है और एक का नाम मेरे ख्याल में पता नहीं क्या है वो, इसके अंदर आगे थोड़ा हम जाते हैं। एक और है, यहाँ कहाँ गया, हाँ वेरीज है मेरे ख्याल में, है क्या नाम है, हाँ ये रहा डी वेरीज। तो ये थ्योरीज इसकी म्यूटेशन थ्योरी थी। तो ये थ्योरीज आप लोगों ने नाम याद रखने हैं इनके, ताकि एमसीक्यूज में अगर आए तो आप लोग याद कर लो इसको, सही है ना। अच्छा, कहाँ पढ़ते हैं हम, हाँ, तो ये विजमैन की थ्योरी है, जर्मिनल कंटिन्यूटी थ्योरी। और ये जो थ्योरी आपको पता भी है पहले से, आपको विजमैन ने कहा कि भाई नहीं, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो किस तरह से बनता है, उसने कहा कि भाई जाइगोट आता है, सॉरी जाइगोट बोल रहा हूँ, स्पर्म आता है, ओवम के साथ फ्यूज होता है, जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट। जाइगोट से आगे जाके ऑर्गेनिज्म बनता है, सही है। फिर इसने कहा कि उस ऑर्गेनिज्म के अंदर दो किस्म के सेल्स पाए जाते हैं, एक कहलाते हैं सोमेटिक सेल्स और एक कहलाते हैं जर्म सेल्स। क्या कहलाते हैं, जर्म सेल। तो इसने कहा था कि जो चेंजेस आ रही है ना एनवायरनमेंट की वजह से, वो सोमेटिक सेल के अंदर आ रही है। किसके अंदर आ रही है, हमने चैप्टर नंबर 8 के अंदर ही पढ़ा हुआ है कि जितनी भी चेंजेस आती है वो सोमेटिक सेल्स के अंदर आती है। सोमेटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि आपकी पूरी बॉडी को क्या नाम है, जेंडर के अलावा आपको कंट्रोल करते हैं, वो होते हैं। तो वो जो चेंजेस जो कि सोमेटिक सेल के अंदर आती है वो कभी भी ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर नहीं होती, बल्कि वो चेंजेस जो कि अगर जर्म सेल के अंदर आए, जर्म सेल्स ओवम या ओवरी स्पर्म वगैरह के अंदर जो सेल्स बनते हैं, अगर इसके अंदर चेंजेस आएंगी तो वो क्या होगी, वो क्या नाम है, आगे जाके इनहेरिटेंस होगी, मतलब उनकी इनहेरिटेंस होगी, वो ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर होंगे। लेकिन जो सोमेटिक सेल्स होंगे, जितने भी चेंजेस आते हैं एनवायरनमेंट की वजह से, वो सोमेटिक सेल की वजह से आते हैं, और सोमेटिक सेल के अंदर चेंजेस आती है, और सोमेटिक सेल की जो चेंजेस है वो कभी भी ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर नहीं होती। तो ये इसने कहा था, ये देखिए सोमेटिक सेल होते हैं जो कि आपके टिश्यूज वगैरह बनाते हैं, और जर्म सेल्स होते हैं। तो इसने यही कहा था, पूरी थ्योरी के अंदर आप यही पढ़ेंगे कि अच्छा, इसने ये विजमैन ने ये परफॉर्म करके भी दिखाया। इसने क्या किया, लिमार्क की थ्योरी को रिजेक्ट करने के लिए इसने एक माइस लिया, उसके टेल को काट दिया, दुम को काट दिया, सही है। और इसने ये एक वक्त नहीं किया, मतलब एक माइस लिया उसकी दुम काटी, फिर दूसरा माइस लिया उसकी दुम काटी, फिर उससे जो बच्चा पैदा हो गया उसकी दुम काटी, फिर उससे जो बच्चे पैदा हो गए उसकी दुम काटी। लेकिन हर मर्तबा जब नया माइस बन रहा था ना, तो उसके अंदर दोबारा दुम आ रही थी। हर मर्तबा जो माइस दोबारा बन रहा था उसके अंदर टेल दोबारा नजर आ रही थी, वो फुल लेंथ की नजर आ रही थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो दुम काटना है वो उसका सोमेटिक सेल को आप चेंज कर रहे हो, और सोमेटिक सेल के अंदर अगर आप कोई चेंजेस लाते हो तो वो कभी भी एक्वायर्ड नहीं होते। एक्वायर्ड कब होंगे, जब आप किसी जर्म सेल वगैरह के अंदर चेंजेस लेकर आएंगे। तो दिस इज द थ्योरी ऑफ विजमैन, दिस वाज द थ्योरी ऑफ विजमैन थ्योरी, और ये जर्मिनल कंटिन्यूटी थ्योरी भी कहलाती है।